नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि हमने कल पढ़ा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कब लगता है बेटा आपका, वो तो लगता है तब जब कोई बॉडी आपकी रेस्ट में होती है। क्लियर बात? जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी तो उस कंडीशन में उसमें जो लगता है फ्रिक्शन, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमें पता है कि जो फ्रिक्शन होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कल लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने पढ़ा था कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन आर, टू द नॉर्मल रिएक्शन आर बिटवीन द सरफेसेज ऑफ कॉन्टेक्ट। यानी कि जो आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, आपका नॉर्मल रिएक्शन आर के। ये बात हमने कल देखी भी थी कि जितना एक तरीके से जो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है जितना वो ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन का वैल्यू उतना ही क्या होगा बेटा आपका ज्यादा होगा। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि जो आपका फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपका आर के। तो जैसे आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आप यूज करेंगे। तो यही कांस्टेंट क्या होता है आपका, कोफिशिएंट होता है किसका, स्टैटिक फ्रिक्शन का। तो अगर आप इसकी वैल्यू की बात करें तो म्यू एस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका एफ एस मैक्सिमम अपॉन एम। और यहाँ पे अगर आप बैलेंसिंग के हिसाब से देखें तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका एम जी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि म्यू एस इक्वल्स टू एफ एस अपॉन एम जी हो जाएगा। क्लियर बात? तो यानी कि एम जी की वैल्यू अगर 1 हो जाए आपकी तो जितना फ्रिक्शन यूनिट एक तरीके से वेट पे लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हम इसको बोलते हैं। बात क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से काइनेटिक की अगर बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन के ही क्या होता है बेटा आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम टू सेम। तो जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगी उतना ही ज्यादा क्या बढ़ेगा बेटा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन पता ही आप लोगों को कब लगता है, जब आपकी जो बॉडी है वो कंप्लीटली मोशन में हो जाती है। ठीक है, तब आपका क्या लगता है, आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन वर्क करता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे म्यू एस की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, म्यू के आ जाएगा आपकी बात। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अब बेटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बात, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि जैसे ये कोई सरफेस है आपके पास ऐसे करके, और इस सरफेस के ऊपर बेटा मान लिया कोई ब्लॉक है, तो आप जानते हैं कि ब्लॉक का वेट एम जी किधर वर्क करेगा आपका, नीचे की तरफ को। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर को लगेगा आपका, ऊपर की तरफ को। क्लियर बात? तो अगर जो एंगल है आपका, जो लिमिटिंग फोर्स जो आपका लग रहा है, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका लगेगा, तो अगर मैं इधर को अप्लाइड करता हूं अपना फोर्स, ये क्या हो गया आपका अप्लाइड फोर्स। क्लियर बात? ये अप्लाइड फोर्स होने के बाद ये क्या लग गया बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर बात? तो यहां पे मैं कह सकता हूं आपका अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है ये, एंड द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर बात? तो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट हमने पढ़ा भी था कि आप लोग जानते हैं कि इन दोनों ये कैसी कंडीशन में है बेटा आपका, एक कोनिशियल कंडीशन में। और अगर ये दोनों कोनिशियल में है तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसके बीच से होके जाएगा। क्लियर बात? तो अगर ये एक तरीके से रिजल्टेंट हो दोनों का, तो नॉर्मल रिएक्शन और जो आपका आर होता है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है, इनके बीच का जो एंगल है थीटा, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, इसको क्या बात कर रहे हैं हम, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन समझ आया, जो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है, उन दोनों के बीच का एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन, थीटा बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप कह सकते हैं, इसको मैं आर डैश मान लेता हूं क्योंकि ये आर है मेरा। तो यहाँ पे अगर मैं एक बनाऊं तो आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा, tan थीटा वो किसके बराबर हो सकता है बेटा आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके हिसाब से f, क्योंकि जितना ये रहेगा इसमें उतना ही क्या रहेगा बेटा आपका ये रहेगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं f अपॉन आर। क्लियर बात? और r अकॉर्डिंग टू इक्वेशन किसके बराबर है आपका, mg के। तो आप कह सकते हैं कि tan थीटा इक्वल्स टू कितना होगा बेटा आपका f अपॉन mg।
क्लियर बात। और ये एफ अपॉन एम जी आपने अभी अभी पढ़ा, किसके बराबर होता है बेटा आपका, म्यू एस के। तो टेन थीटा या फिर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका, टेन इनवर्स म्यू एस। क्लियर बात। तो ये जो थीटा आप लोग देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं आपका, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको पढ़िए एक बार।